बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नईम हाशमी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सॉफ्ट स्किल्स विद नईम हाशमी। हम बात कर चुके हैं क्लास 7 के मैथमेटिक्स के यूनिट 1 के मतलब, जिसमें हमने बात की थी सेट को बयान करने के हमने 3 तरीके देखे थे। उन तीनों तरीक़ों के बारे में मैंने आपको बुनियादी कंसेप्ट दे दिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। आप अगर मिस कर चुके हैं तो वो लेक्चर मेरा वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि इन सारे सेट्स को बाकायदा प्रैक्टिकली लिखने के लिए हम क्या इलामतें इस्तेमाल करते हैं मैथ के अंदर। तो कुछ इसकी बुनियादी चीज़ें हैं जिनको आपको याद करना समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए जब तक आपको उसके सिंबल्स का नहीं पता होगा आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकेंगे। तो कुछ बुनियादी सिंबल्स हैं जो सेट्स को नरेट करते हैं, मैं वो यहाँ पे बता रहा हूँ, आपने उनको याद रखना है। सबसे पहले आप एक लाइन, सीधी सी एक लाइन जिसको हम बार भी बोलते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो ये लाइन जब यूज़ की जाती है तो इसका मतलब होता है सच दैट। फिर एक और सिंबल है जो आप देखेंगे, उल्टा वी। इस सिंबल का मतलब होता है एंड। एक और सिंबल है छोटा वी, इसका मतलब है और। एक सिंबल है, इसको कहेंगे ग्रेटर देन एनीथिंग। नेक्स्ट सिंबल है लेस देन, इसको हम बोलते हैं लेस देन एनीथिंग। फिर अगर ग्रेटर देन के नीचे एक आप लाइन लगाते हैं तो उसका मतलब है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एनीथिंग। अगर लेस देन के नीचे आप एक लाइन लगाते हैं तो इस सिंबल को आप रीड करेंगे लेस देन एंड इक्वल टू एनीथिंग। एक सिंबल है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो ये सभी वो सिंबल हैं जो आपको सेट को एक्सप्रेस करने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 में मेरी कोशिश होगी कि मैं हर एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करनी। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसको सीख नहीं पाएंगे। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज 1.1, question number 1, that says write the following sets in descriptive form। उसके लिए पार्ट 1 में उन्होंने हमें पहला क्वेश्चन दिया है, दैट इज ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। आप सभी वाकिफ़ हैं इस बात से कि ये ए ई आई ओ यू असल में वोवल वर्ड्स हैं। वोवल वर्ड्स किसके हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। तो अब आपने सिर्फ इस सेट को, जो कि एक ब्रैकेट फॉर्म में दिया गया है, इसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताना है। तो आप सिंपल बताएंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ए इज इक्वल टू वोवल वर्ड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स।
इस सेट को लिखने का डिस्क्रिप्टिव मेथड इस तरह से है, अगर आपके पास एक सेट गिवन है AEIOU और कहा जाए कि आपने उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बयान करना है, तो आप सिंपली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देंगे A इज़ इक्वल टू वोवल वर्ड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 है B इज़ इक्वल टू 3, 6, 9, 12 and up to so on, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अगर आपको टेबल्स आते हैं तो बहुत जल्दी आप इस चीज़ को जज कर देंगे कि इन एक्चुअल ये 3 का टेबल है जो कि रिपीट किया गया है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 एंड अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इन एक्चुअल 3 के मल्टीपल्स हैं। जो सेट बी हमें गिवन है वो 3 के मल्टीपल्स हैं। तो हम इसको जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो सिंपल इतना कर देंगे, B इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट 3। पार्ट 3 says C is equal to curly brackets S, comma P, comma R, comma I, comma N and comma G, curly brackets close. Now you can see the word is written in actual spring, but it has been written in dispersed form. After every letter there is a comma. That is the customary relationship of writing a set. तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि ये एक वर्ड स्प्रिंग लिखा गया है लेकिन स्प्रिंग को सेट नोटेशन फॉर्म में लिख दिया गया है। तो अब इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसे बनाएंगे? C इज इक्वल टू अल्फ़ाबेट्स आर वर्ड्स, सेट ऑफ द वर्ड्स of a word of an English word spring। Now let's move towards part 4 of question number 1, exercise number 1.1. Part 4 says that is equal to A, B, C and up to Z। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये छोटी ABC है, छोटी ABC के अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना कतई भी मुश्किल नहीं है। तो क्या लिखा जा सकता है? सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स of small English letters. Now let's move towards the part number 5 of question number 1, exercise number 1.1. Part 5 says that E is equal to 6, 7, 8, 9, 10 ब्रैकेट क्लोज। आप जानते हैं कि ये नंबर 6 to 10 किसी भी रिदम को शो नहीं करते। तो जब ये किसी रिदम को शो नहीं करते हैं तो फिर हमें ये देखना होगा कि ये कौन से नंबर सिस्टम से बिलोंग करते हैं। तो आपको पता है ये 6, 7, 8, 9, 10 ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करते हैं। तो हम सिंपल कह देंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर कि दिस सेट E इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स
फ्रॉम 6 to 10। एक तरीका तो ये है इसको लिखने का, एक तरीका और भी है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है ना, आप अपनी लैंग्वेज में अपने सेंस के मुताबिक इसको किसी तरह से भी लिख सकते हैं, आंसर हर तरीके से ठीक है। मैं आपको एक इसका दूसरा तरीका भी बता देता हूँ इसको डिस्क्राइब करने का, दैट इज ई इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 11 and greater than 5। तो ये दोनों मेथड ठीक है, आप इस मेथड से लिख दें तब भी ठीक है, आप इस मेथड से लिख दें तब भी ठीक है। डिस्क्राइब करना है सेट को इन एक्चुअल, हमारा पर्पज़ ये है कि आप सेट को डिस्क्राइब कर दें कि जिसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाए कि इन एक्चुअल वो सेट है क्या, तो आप उसको किसी भी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। Let's move towards part 6. Part 6 says that f is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 that close ऐसा सेट जिसके अंदर प्लस के इंटीजर्स भी शामिल हों, जिसके अंदर नेगेटिव के इंटीजर्स भी शामिल हों, और तो ऐसे सेट को हम क्या नाम देते हैं? आपने सेट्स पढ़े हैं, आपको पता है होल नंबर आपने एक सेट पढ़ा होगा, आपने फिर इंटीजर्स का सेट पढ़ा होगा। तो होल नंबर सेट ये बिलोंग करता है होल नंबर सेट से, तो हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं f is equal to set of whole numbers from -2 to +2। इन एक्चुअल +-1 +-2 का मतलब है कि ये -2 से, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 -1 0 1 2। असल में सेट ये है जिसको कन्फाइन करके इस फॉर्म में लिख दिया गया, इसलिए इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये -2 से स्टार्ट होके +2 तक कैरी कर रहा है। सेट ऑफ इंटीजर्स, this is not whole number, this is set of integers in actual, sorry, set of integers। G is equal to x such that x belongs to n and x is less than 3। तो आपको मैंने जो सिंबल्स बताए थे उसके मुताबिक आपको उसको जब तक पढ़ना नहीं आएगा आप इसको लिख नहीं सकेंगे। मैं इसको सिंबल्स के मुताबिक आपके लिए दोबारा पढ़ता हूँ कि जी एक ऐसा सेट है जिसमें x कोई एक नंबर है, वो जनरल नंबर लिया हमने। अब वो जो जनरल नंबर है उसकी आगे से स्पेसिफिकेशन क्या है वो बताई गई हैं कि सच दैट वो जो जनरल नंबर x है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर्स के साथ, n के साथ, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, एंड दिस n सेज एंड आगे उसकी लिमिटेशन है कि वो जो नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग करने वाला सेट है उसकी लिमिटेशन क्या है कि दैट इज x इज़ लेस देन 3, यानी कि 3 से लेस है। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और आगे उसकी लिमिटेशन उसने बता दी है कि वो 3 से लेस है। तो सिंपल सी बात है कि वो फिर सेट क्या होगा? वो सेट होगा 1 2 ओनली। ये सेट
असल में ये है। अब इसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे? G इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 3. Last part of this question, last part says H is equal to X such that X belongs to N, that is again natural number, and X is greater than 99. मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। X एक जनरल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, सच दैट X वो एक जनरल नंबर जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के साथ, एंड फॉर नेचुरल नंबर कंडीशन क्या है? एंड X वो जो नंबर है वो ग्रेटर देन है 99 से। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, लेकिन यहाँ पे हमें इसकी लिमिटेशन का बता दिया गया है कि वो यहाँ पे इस सेट में जो एक नेचुरल नंबर लिया गया है वो 99 से ग्रेटर है। तो आप इसको दूसरी फॉर्म में अगर इसको ओपन करके लिखते हैं, ये सेट बिल्ट रोटेशन है, हम इसको ओपन करके लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है? इन एक्चुअल नेचुरल नंबर है, 99 से अबव है, तो आप इसको 100 कंसिडर करेंगे, 101, 102 एंड अप टू सो ऑन। असल में सेट ये है जिसकी कंडीशनैलिटीज़ ऊपर बताई गई हैं। अब इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बयान करेंगे। H इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर दैन 99। सो सिंपल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इन टच रहिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।